नया चैप्टर शुरू करेंगे व्यावसायिक वित्त के स्रोत। ये हमारा सिलेबस है जो हम उसमें कवर अप करेंगे। क्या क्या व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या इसकी प्रकृति है, फिर व्यावसायिक वित्त कितने तरह का है, स्वामित्व कोष और ऋण कोष। हम स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर व्यावसायिक वित्त को क्लासिफाई करेंगे। स्वामित्व कोष में क्या क्या आता है, समता अंश के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वाधिकार अंश के बारे में पढ़ेंगे, संचित आय, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। फिर ऋण कोष क्या होता है और ऋण कोष में क्या क्या सम्मिलित होता है, ऋण पत्र जिनको कि हम डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं, बॉन्ड्स जिन्हें हम बंध पत्र के नाम से भी जानते हैं, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा या व्यापारिक साख, और सार्वजनिक कोष और ऋण कोष में अंतर। ये हमारा पूरा इस चैप्टर का सिलेबस है। एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्यावसायिक वित्त का क्या अर्थ होता है। पहले वीडियो को पॉज करके ये सारा सिलेबस नोट डाउन करो। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, व्यावसायिक वित्त का क्या अर्थ है। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। व्यवसाय की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आवश्यक वित्त को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं व्यवसाय की, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है वो व्यावसायिक वित्त कहलाता है। नोट कर लीजिए इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक वित्त के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्यों ज़रूरी है व्यावसायिक वित्त, कहाँ कहाँ पर व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है, या बिजनेस में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम व्यावसायिक वित्त का इस्तेमाल करते हैं। आंसर लिख सकते हैं आप। व्यावसायिक वित्त निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। किन कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, स्थायी पूंजी की आवश्यकता के लिए। स्थायी पूंजी मतलब जो स्थायी संपत्तियां हैं उनको खरीदने के लिए हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। क्या होती हैं स्थायी संपत्तियां, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है या व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। नंबर 2, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए, यानी कि हमें फिक्स एसेट्स तो खरीदनी है, उसके साथ में हमें उन फिक्स एसेट्स के रख रखाव के लिए भी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, प्लस हमारे रोज़मर्रा के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कंपनी का, फैक्ट्री का, मजदूरी है लोगों को जो देनी पड़ रही है हमें, और छोटे छोटे खर्चे हैं, उन सभी के लिए हमें कच्चा माल खरीदना है, उन सब के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो दैनिक खर्चों के लिए भी व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। तो 2 कारण जिसके लिए हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है, पहला स्थायी पूंजी के लिए, दूसरा कार्यशील पूंजी के लिए, तीसरा जैसे कि हम कहें कि हम खाना क्यों खाते हैं, जीने के लिए, तो अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है, और चौथा आगे बढ़ने के लिए भी। तो कई बार आगे बढ़ने के लिए, संगठन के विकास के लिए भी उसको व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई हमसे व्यावसायिक वित्त के महत्व के बारे में पूछता है तो हमें 4 पॉइंट्स वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्यों क्यों ज़रूरी होता है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने विकास के लिए। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक बार दोबारा से समराइज करते हैं, व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता क्यों होती है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने विकास के लिए। याद हो गए चारों पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि व्यावसायिक वित्त कितने तरह का होता है। बहुत सारे तरीके हैं व्यावसायिक वित्त को क्लासिफाई करने के। यहाँ पर हम फिलहाल बात करेंगे कि अगर हम स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर अगर हम व्यावसायिक वित्त को क्लासिफाई करते हैं तो हम उन्हें कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज में, कौन से, स्वामित्व कोष और दूसरा ऋण कोष। क्या क्या हो गया, स्वामित्व कोष और ऋण कोष। स्वामित्व मतलब हमारा अपना पैसा, ऋण कोष का मतलब उधार का पैसा। नोट कर लो इसको। स्वामित्व कोष की जब भी बात आएगी तो हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। समतांश, पूर्वाधिकार अंश, संचित आय, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर, ये सब हमारे स्वामित्व कोष में आते हैं। इनमें सबसे पहले समतांश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्वामित्व कोष में हेडिंग डाल सकते हैं समतांश। समतांशों को इंग्लिश में हम इक्विटी शेयर्स के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं समतांश, ये वे अंश होते हैं, कैसे अंश होते हैं ये वे अंश होते हैं जो कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तथा
जिन्हें मतदान का अधिकार होता है, इन्हें वोट देने का अधिकार होता है, इन्हें बोलने का अधिकार होता है, इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। इनको जो डिविडेंड मिलता है, यानी कि जो इन्होंने पैसा लगाया है उसके ऊपर जो इन्हें रिटर्न मिलता है वो फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। निश्चित ना होने से फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। निश्चित ना होने से फ़ायदा क्या है, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, और निश्चित ना होने का नुकसान क्या है, कई बार रिटर्न बहुत कम भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सो इनकी लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, और कंपनी के समापन के समय भी इन्हें सबसे अंत में भुगतान किया जाता है, सबसे आखिर में, सबसे अंत में इन्हें पेमेंट की जाती है। ये कंपनी का सारा जोखिम झेलते हैं, इसलिए इन्हें जोखिम पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, जोखिम पूंजी वर्ड को। रिस्क कैपिटल, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पूंजी है जिसको कि जोखिम पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आंसर दे सकते हैं कि समता अंश हैं जिन्हें हम जोखिम पूंजी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का सारा जोखिम झेलते हैं। और यही नहीं, जब भुगतान करने की बारी आती है, कल को कंपनी के समापन के समय कह लें या फिर लाभांश देने के समय भी कह लें हर साल, तो भी सबको भुगतान करने के बाद में इनके भुगतान की बारी आती है। इसलिए इन्हें अवशिष्ट स्वामी भी कहा जाता है। बचे कुचे पे जीते हैं ये तो, जो बचा कुचा इन्हें मिल जाता है उस पर जीते हैं। रेजिडुअल, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, तो इसीलिए इन्हें अवशिष्ट स्वामी या रेजिडुअल ओनर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं समतांशों से क्या क्या फायदे हैं। समतांशों के लाभ देखो, याद करने के लिए और समझने के लिए हमने क्या किया है, समतांशों के लाभों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया कि कंपनी को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या निवेशकों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो कंपनी को समतांशों से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहली बात तो ये होती है कंपनी को फ़ायदा कि लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। पैसा होगा दे देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, और होते हुए भी मना कर देते हैं कई बार तो। दूसरा, स्थायी पूंजी का स्रोत होता है। जो समता अंश होते हैं वो कंपनी की स्थायी पूंजी का स्रोत होता है, इसलिए इन्हें स्थायी संपत्तियों में लगाया जाता है और कभी इन्हें वापस नहीं करना पड़ता। तीसरा फायदा कंपनी को अपना पैसा लगा होता है। अगर हम बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं तो हम मार्केट में हमारी एक अलग ही इमेज होती है, एक अलग ही चमक होती है। तो समता अंश जारी करने से कंपनी की इमेज अच्छी होती है, कंपनी की साख में वृद्धि होती है। और लास्ट, जब हम समता अंशों को जारी करते हैं, समता अंशों के माध्यम से जब हम पैसा एकत्रित करते हैं तो उसके बदले में हमें किसी भी संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ता। जबकि अगर हम किसी से उधार लें तो उसके बदले में हमें संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है। अब बात करते हैं निवेशक को क्या बेनिफिट है, इन्वेस्टर को। अगर मैं समता अंशों को खरीदूं या हम समता अंशों, किसी कंपनी के समता अंशों को खरीदते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है। ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा आय की संभावना भी होती है। दूसरा, हमें मतदान का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, निर्णय में बोलने का अधिकार होता है। तो निवेशक के दृष्टिकोण से ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है। इनका डिटेल डिस्कस करते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला फ़ायदा, लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं होता। वीडियो को पॉज करके बेनिफिट्स नोट कर सकते हैं। समता अंश धारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं होता, इससे कंपनी की आय पर कोई भी स्थायी बोझ नहीं पड़ता है। दूसरा, स्थायी पूंजी का स्रोत होते हैं। समता अंश कंपनी की स्थायी पूंजी का स्रोत होते हैं क्योंकि इन्हें कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी वापस नहीं करती। फिर साख में वृद्धि, जो कंपनी समता अंश जारी करती है उसकी साख में वृद्धि होती है। साख में वृद्धि होने का मतलब है इमेज अच्छी होती है। कल को अगर उसे उधार भी लेना पड़े तो उसे उधार देने के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं। और संपत्ति पर कोई भार नहीं। समता अंश जारी करने के लिए कंपनी को अपनी किसी भी संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। नोट कर सकते हैं इसे। अगले 2 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं समता अंशों के लाभ के। पांचवा पॉइंट है कि ये अधिक आय का स्रोत होते हैं। ये उन निवेशकों के लिए और भी अच्छे माने जाते हैं जो ज़्यादा जोखिम लेके ज़्यादा आय कमाना चाहते हैं। और समता अंशों का आखिरी फायदा, इन्हें मतदान का अधिकार होता है। तो समता अंश धारकों को मतदान का अधिकार मिलता है जिससे कि वे निर्णयों में बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। अब बात करते हैं समता अंशों की कमियों की। समता अंशों में क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमियां हैं। समता अंशों की जो कमियां हैं उनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो ये कि कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं समता अंश जारी करने से। दूसरा, निवेशक को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं समता अंशों का इस्तेमाल करने से।
पहला तो अधिक प्रवर्तन लागत। अधिक प्रवर्तन लागत का मतलब होता है जब हम समता अंशों को इशू करते हैं, जारी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। पहले विज्ञापन देना पड़ता है, वो प्रोस्पेक्टस छापा जाता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर लोगों से एप्लीकेशंस रिसीव की जाती हैं और उन एप्लीकेशन में से कुछ को स्वीकार किया जाता है, कुछ को मना किया जाता है, फिर उन्हें शेयर्स इशू किए जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और उसको इशू करने में बहुत खर्चा भी आता है। दूसरा, कंपनी के लिए समस्या, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं होती हैं अगर वो समता अंशों का प्रयोग करते हैं तो। निवेशकों के दृष्टिकोण से हमने कहा कि ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसमें आय स्थिर नहीं होती। आय स्थिर ना होने का मतलब क्या होता है, कभी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है और कभी कभी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए वो निवेशक जो कि एक स्थिर आय की उम्मीद करते हैं उनके लिए अच्छे नहीं माने जाते। और मताधिकार शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल दो ही शेयर होल्डर्स हैं तो हमारी 50% शेयर होल्डिंग हो गई, हमें निर्णय लेने में जब बोलेंगे तो 50% हमारी बात मानी जाएगी। 4 शेयर होल्डर्स हैं तो हमारा मताधिकार 25% हो गया। 5 शेयर होल्डर्स हैं तो हमारा मताधिकार जो है वो 20% हो गया। अगर 100 शेयर होल्डर्स हैं तो हमारे पास एक शेयर है तो हमारा मताधिकार, तो हमारा जो अधिकार है वो 1% तक ही सीमित हो गया। तो जैसे जैसे अंशधारकों की संख्या बढ़ती जाती है, जो हमारे पास जो मताधिकार शक्ति है, जो हमारी वोटिंग राइट है, उसकी पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और वो जो प्रॉफिट हम पहले 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे एकल स्वामित्व होता है, अकेला आदमी सारा प्रॉफिट लेता है। साझेदारी में 2 लोग प्रॉफिट ले लेते हैं। कंपनी में अगर 20 लोग हैं तो वो प्रॉफिट 20 में बढ़ जाएगा। अगर 100 हो जाएंगे तो वही प्रॉफिट 100 लोगों में बंटने लगेगा। तो मताधिकार शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी आय पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेनेशन लिख लो इसका। अधिक प्रवर्तन लागत, समता अंशों को जारी करने की लागत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अभी हमने बताया ही कि प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है, विज्ञापन देना पड़ता है, आमंत्रित करना पड़ता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं होती हैं और बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। समता अंशों को जारी करने में बहुत सारी औपचारिकताएं और बहुत लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तीसरी कमी, अस्थिर आय, समता अंशों पर लाभांश घटता बढ़ता रहता है, इसलिए स्थायी आय चाहने वाले निवेशक इसे पसंद नहीं करते। इसे निवेशक कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट, मताधिकार शक्ति पर प्रभाव, जैसे जैसे अंशधारकों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे मताधिकार शक्ति कम होती जाती है और अंशधारकों की आय भी कम होती चली जाती है। हमने बताया ना, एक अकेला आदमी है तो सारा प्रॉफिट उसका, 2 हैं तो 2 में बट गया, 3 है तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे नोट डाउन कर लो। अगली वीडियो में हम पूर्वाधिकार अंशों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।